टू नेक्स्ट टॉपर्स और आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बच्चों बोर्ड में आपको ये चैप्टर 2 मार्क्स का आने वाला है, बट यार 2 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड ट्रस्ट मी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पे हम चीजें क्या पढ़ेंगे, जनरल नॉलेज की, या थोड़ी बहुत आप ये बोल सकते हो कि यार आपने एसएसटी ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा, वही सारी चीजें हमें दोबारा पढ़नी है। तो यार बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लो। तो यार बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि जो फ्लोरा हो गया या फाउना हो गया, एक साथ एक ही जगह पे जब वो रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। जैसे हम अपने अपने घर की भी बात करते, हम अपनी सोसाइटी की बात करते, तो सोसाइटी में क्या होता है, अलग अलग रिलीजन वाले या हम बोल सकते हैं अलग अलग कास्ट वाले लोग एक साथ रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। क्यों? क्योंकि यार एक तरीके से आपकी कम्युनिटी है वो, है ना। तो वही सेम चीज हम बायोडाइवर्सिटी में भी बोल सकते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे वो फाउना हो, जब वो एक साथ एक ही हैबिटेट में रहते उसको अपन क्या बोलते थे, बायोडाइवर्सिटी। तो यार ये जो टर्म है, ये जो टर्म दिया था वो किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने ये टर्म दिया था आपका क्या, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो बायोडाइवर्सिटी में क्या बताया मैंने, फ्लोरा एंड फाउना, मतलब कहानी इस पूरे चैप्टर में वही रहेगी, फ्लोरा एंड फाउना की। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से देखो बायोडाइवर्सिटी को आप किस किस फॉर्म में स्टडी कर सकते हो। सबसे पहले तो ये देख लो, एक होता है आपका क्या, जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा आपका होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड तीसरा होता है इकोलॉजिकल। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है यार, ध्यान से समझना कि मान लो कोई भी एक प्लांट है ना, या मान लो कोई भी एक फ्लावर है, उसकी अलग अलग स्पीशीज है। तो अलग अलग स्पीशीज है तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज में हमें वेरिएशंस ज्यादा देखने को मिल रहा है ना। जैसे कि एग्जांपल इसमें क्या दिया है, रावोल्फिया। ठीक है, रावोल्फिया में आप क्या देख रहे हो कि पर्टिकुलर एक स्पीशीज में हमें क्या देखने को मिल रहा है, मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स देखने को मिल रहा है ना। तो अलग अलग हम ये बोल सकते हैं, अलग अलग स्पीशीज में, है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर प्लांट है या एनिमल है, उसकी स्पीशीज में हमें क्या देखने को मिलते हैं बच्चों, ज्यादा कभी कभी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। दूसरा अपना क्या हो जाता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी में एग्जांपल क्या बोलते हैं, जैसे कुछ कुछ जगहों पे हमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है ना। जैसे कि अपन ये बोल सकते हैं कि डाइवर्सिटी एट लेवल, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स हो गया, हैव मोर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट्स, है ना। तो अलग अलग जो घाट्स रहते हैं, जो हमारे अपन पर्टिकुलर इंडिया की ही बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं यार कि एम्फीबियंस की हम बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में जो है एम्फीबियंस उस साइड हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू दी ईस्टर्न घाट्स। फिर आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या देखने को मिलते हैं, हम अपने इंडिया में अगर देखें तो यार हर जगह की इकोलॉजी अलग अलग है, इकोसिस्टम अलग अलग है ना। किसी जगह बारिश ज्यादा होती है, किसी जगह डेजर्ट ज्यादा है, किसी जगह फॉरेस्ट ज्यादा है। तो यार वहां पे अलग अलग जगहों के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी भी अलग अलग ही है ना। अब आप ये देखोगे यार डेजर्ट में जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं वो अलग हैं, ऑफ कोर्स अलग है यार, है ना। या फिर मैं बोल लूं कि यार आप हिमाचल साइड देख लो, वहां पे प्लांट्स एनिमल्स अलग है। ठीक है, हम अपने और अब दूसरी जगह की बात कर लेते हैं, ठीक है, साउथ में बात कर लेते हैं, वहां पे अलग है। तो वही वाली बात है यार कि हर जगह हमें क्या अलग अलग इकोलॉजी देखने को मिलती है। तो यार यहाँ पे आप देखो, अब बायोडाइवर्सिटी में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी मतलब कितने पर्टिकुलर एरिया में, है ना, कितने पर्टिकुलर एरिया में कितने परसेंटेज ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। अब अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन, है ना, आईयूसीएन का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दूं, कभी कभी आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, आईयूसीएन के हिसाब से हम क्या बात कर रहे हैं कि यार टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इज अबाउट 1.5 मिलियन, कि हाल फिलहाल में जो टोटल स्पीशीज है वो कितनी है, प्लांट्स और एनिमल्स को मिला के 1.5 मिलियन, एंड मोर देन 70% ऑफ द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल एंड प्लांट्स फॉर अबाउट 22%। ठीक है, एंड 70% ऑफ द एनिमल्स आर दी इंसेक्ट्स। तो यार यहाँ पे ये क्या बताया, ये एक बुक होती है, आप ये समझो क्या, ये एक रिकॉर्ड होता है। आईयूसीएन जो रहता है बच्चों, एक रिकॉर्ड रहता है जहाँ पे हम सारी इंफॉर्मेशन रहती है स्पीशीज की। अब सीधी सी बात है यार, हमारे लिए तो वो पॉसिबल नहीं है इतना पढ़ना, लेकिन यार बुक में क्या होता है ना,
जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है ना, ये सारी स्पीशीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी रहती, कौन सी जो है कितनी हमने बोल सकते हैं क्या साइंटिस्टों ने बता दी गई है, ठीक है, आइडेंटिफाइड है, कितनी नॉन आइडेंटिफाइड है, कितनी स्पीशीज़ एट प्रेजेंट मतलब है, जिंदा है, कितनी एंडेंजर्ड होगी, कितनी एक्सटेंट होगी, वो सारी चीज़ें जो है बच्चों हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो 70% स्पीशीज़ जो है वो कैसी है, रिकॉर्डेड है, ठीक है, आर एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है, 22% एंड 70% जो एनिमल्स है वो क्या है, इंसेक्ट्स में भी हमें पता चल रहा है कि यार इंसेक्ट्स भी हैं यहाँ पे। Now, a more conservative and the scientifically sound estimated has been made by the Robert May. तो यार रॉबर्ट मे ने बहुत सारी चीजें बताई. It put the global species diversity at about the 7 million. ठीक है, तो यार ये इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट मे के बारे में पता रहना बहुत जरूरी है यार बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, हम अपने इंडिया की पर्टिकुलर बात करते हैं तो इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज। देखो ऑल ओवर वर्ल्ड में ना टोटल 12 बायोडाइवर्सिटीज है, उसमें से अपने इंडिया का भी नाम है। तो अब सोचो तुम लोग यार इंडिया में फ्लोरा एंड फाउना कितने अच्छे होंगे, ठीक है, टोटल 12 है और 12 में से इंडिया का नाम भी है। तो मतलब आप ये जानो कि कितने अच्छे से हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन्ड है एट प्रेजेंट है ना हाल फिलहाल में। तो यार यहाँ पे देखो इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड एंड इट हैज 8.5% ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज, ठीक है, मतलब 2.4 जो है अपना लैंड का एरिया और उसमें से भी आपका जो 8.1% है वो कैसा है, ग्लोबल स्पीशीज। ग्लोबल स्पीशीज मतलब कि आपका फ्लोरा एंड फाउना, है ना, कितना परसेंटेज ऑफ स्पीशीज वहां पे प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर एरिया में। सो देयर आर अबाउट 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड अबाउट 90,000 टू 1 लाख स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ओवरऑल तुम हमें इतना बताओ, तो उसमें क्या बोला कि 45% जो है हमारा 45,000 स्पीशीज जो है वो किसकी है बच्चों, प्लांट्स की है, और 90,000 टू 1 लाख हमारी कौन सी स्पीशीज है बच्चों, एनिमल्स की। अब जो न्यू स्पीशीज है आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, अभी तक बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं जहां पे वो डिस्कवर भी नहीं हुई है, ना ही उसका नाम पता लगा है, ठीक है। साइंटिस्ट ऑफ कोर्स अपनी खोज जारी रख रहे हैं, धीरे धीरे करके ये सारी चीजें जो है वो फाइंड आउट भी करेंगे, डिस्कवर भी करेंगे और नेमिंग भी करेंगे, बट अभी बहुत कुछ बचा है। सो अप्लाइंग रॉबर्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट, ओनली 22% ऑफ द स्पीशीज, 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड। रॉबर्ट मे ये जो साइंटिस्ट हैं उनके हिसाब से सिर्फ 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज जो है अभी रिकॉर्डेड है, ठीक है, मतलब सिर्फ 22% अभी इतनी सारी स्पीशीज में से सिर्फ 22% स्पीशीज का ही रिकॉर्ड है। एंड इंडिया हैज प्रोबेबली मोर देन, ठीक है, 1000 स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड 3000 स्पीशीज ऑफ द एनिमल टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो अभी ये सारी कहानी तो है हमारी किसकी बच्चों, इंडिया की, ठीक है। अब यहाँ पे अगली चीज देखते हैं, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यार पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से, है ना, बायोडाइवर्सिटी के हमें पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे ना ये इक्वेटर है बीच का, यहाँ पे हम मान लेते हैं इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर अपना कौन सा होता है, नॉर्थ पोल, और उसके नीचे अपना क्या हो जाता है बच्चों, साउथ पोल। तो बोला जाता है जो इक्वेटर है बीच की हम जहाँ पे बात कर रहे हैं वहां पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि यार यहाँ पे सीधी सी बात है, हम जैसे 0 डिग्री की बात कर रहे हैं तो यार यहाँ पे कैसा होता है ना कि रेनफॉल ज्यादा देखने को मिलती है, तो ऑफकोर्स जहाँ रेनफॉल रहेगा वहाँ बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा फाउना में ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अमेज़न फॉरेस्ट वगैरह की हम बात करते हैं, धीरे धीरे करके जैसे जैसे ऊपर करते जाओगे ऊपर जाते जाओगे वहां से जो स्पीशीज है वो कम होती जाएगी, एंड सेम गोज फॉर नीचे नीचे भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट वेरीज विद द लैटिट्यूड एंड द एल्टीट्यूड, ठीक है। तो यार जैसा कि मैंने अभी बताया कि यार हर जगह पूरे इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी ऐसा नहीं है ना यार कि एक जगह हर मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सब सेम रहेगी, नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से, मतलब जितना आप ऊपर जाओगे जितना एल्टीट्यूड या लैटिट्यूड रहेगा उस हिसाब से चीजें जो है वो वेरिएट होती जाएंगी, मतलब वेरीज मतलब अलग अलग देखने को मिलेगी, ठीक है। सो फेवरेबल एनवायरनमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कोई भी अगर मैं बात करूं किसकी,
अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में बात करूं तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, फेवरेबल एनवायरनमेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे हम अपनी भी बात करते हैं यार, हम हमारा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं यार, हमें भी तो कुछ ऐसा होता है ना कि यार हमें अगर अच्छे से रखा जाएगा, सारी चीजें एकदम अच्छे से हमारे साथ होएगी तो हम एकदम बहुत अच्छे से रहेंगे, बट यार हमें ही वो चीज़ नहीं मिल पा रही तो हम अच्छे से कैसे रह सकते हैं, है ना। ये तो कहानी तुम लोग समझ गए होगे, मतलब अपने हिसाब से अगर आप सोचो, अपने आप को कंसिडर करोगे तो डेफिनेटली ये चीज़ समझ में आएगी। वैसे ही सेम चीज़ एनिमल्स या प्लांट्स के साथ भी है, उनकी स्पीशीज़ के साथ भी है बच्चों, कि जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी, जिस हिसाब से मिलेगी, वो वैसे वैसे करके अपने आप को अडेप्ट करेंगे। ठीक है, now favor speciations and make it possible for larger number of species to exist there, that is biodiversity is more in such areas than the other, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसा उनको सब कुछ मिलेगा, जैसे मान लो जैसे मैंने अभी आपको बताया इक्वेटर की बात करी गई, तो भाई उनको हर चीज़ बहुत अच्छे से मिल रही है, तो जैसे उनको अच्छे से मिलती चलेगी वो वैसे वैसे करके अपने आप को ग्रो करेंगे और बढ़ती जाएगी स्पीशीज कम नहीं होगी। ठीक है, तो लैटिट्यूड ग्रेडियंट में अगर मैं बोलूं तो लैटिट्यूड ग्रेडियंट में वही वाली बात है जो जस्ट मैंने आपको बताई थी, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, है ना। इक्वेटर है, यहाँ तो ज्यादा है स्पीशीज, अब वो टूवर्ड्स द पोल, चाहे वो ऊपर जाओ चाहे वो नीचे जाओ, जैसे जैसे करके वो मूव होता जाएगा वैसे वैसे करके स्पीशीज जो है हमें कम होती हुई नजर आएंगी। A tropic harbor more species than temperature and polar region. Example कोलंबिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, हम देख रहे हैं एग्जाम्पल कोलंबिया का। कोलंबिया जो बिल्कुल इक्वेटर के पास है, तो वहां पे आपको कितनी स्पीशीज देखने को मिल रही है, 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। वेयर एज अगर मैं न्यूयॉर्क की बात करूं 41 डिग्री नॉर्थ, एन मतलब नॉर्थ की मैं बात कर रही हूं, तो वहां पे हमें 105 स्पीशीज देखने को मिल रही है। अब मैं जाती हूँ ग्रीनलैंड की तरफ जहां पे 71 डिग्री नॉर्थ है, वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ 56 स्पीशीज देखने को मिल रही है। और इंडिया में अगर मैं बात करूं जो कि इक्वेटर रीजन के पास आता है, वहां पे बच्चों हमें 1200 स्पीशीज देखने को मिल रही है। कैन यू बिलीव इट कि इंडिया में 1200 स्पीशीज, बिकॉज वो हमारे इक्वेटर के बहुत, मतलब इंडिया जो है वो इक्वेटर के नियर है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इक्वेटर रीजन की हम बात कर रहे हैं, इक्वेटर रीजन में, तो यार वहां पे हमें स्पीशीज ज्यादा, मतलब कहने का मतलब ये है इक्वेटर के पास, है ना, जितने भी रीजन्स आ रहे हैं वहां पे स्पीशीज हमें ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन हम जैसे जैसे करके ऊपर या नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिल रही है, स्पीशीज कम होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, नाउ वेरिएशन ऑफ स्पीशीज विद द लैटिट्यूड। सो यस, the number of species of the vascular plants in the tropic is more 10 times more than the temperate forest। ठीक है, तो यार बनी बात है यार कि ट्रॉपिक में हमें वो चीज़ ज़्यादा 10 टाइम्स देखने को मिलता है, 10 टाइम्स मोर देन दी टेम्परेट फॉरेस्ट। जैसे कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट का जो है बेस्ट एग्जाम्पल है, मतलब बच्चा बच्चा भी जानता है कि यार अमेजन की हम बात करते हैं, है ना, अमेजन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं भैया यहाँ तो बहुत सारी वाइड वेराइटीज ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इट हैज मोर देन 4000, ठीक है, 40,000 नॉट 4000, 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, 1,25,000 species of the insects and 300 species of fishes, 427 of amphibians, 378 reptiles, बाप रे, 1300 species of birds and 427 of the mammals। सोचो इतना वाइड रेंज है इसका बायोडाइवर्सिटी का कि ये सारी चीजें हमें वो अमेजन रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। सो यस, द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ द वेस्कुलर प्लांट, वही सेम चीज दोबारा लिख दी गई है, कोई बात नहीं, होता है। तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आया कि यार डिपेंड करता है कि कौन से हम एरिया में हैं, जिस एरिया में रहेंगे उतना ही हमें जो है बच्चों क्या देखने को मिलेगा, स्पीशीज देखने को मिलेगी, क्योंकि एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उनके सर्वाइवल के लिए, उनके अडेप्टेशंस के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है, तो ये पैराबोला इसका आपका ग्राफ है। ठीक है, आप अपनी बुक में अगर ध्यान से देखो तो एक साइंटिस्ट आए थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बलबोल्ट, भाई इन्हें ना बहुत सारी डिस्कवरी करी। ठीक है, तो ये क्या घूमने फिरने निकल गए और इनने बोला कि यार मैं इक्वेटर से होता हुआ जहां जहां जा रहा हूँ वहां वहां उतने उतने एरिया में मुझे क्या देखने को मिल रहे हैं, वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब ये था कि भाई जितने जहां इक्वेटर साइड तो बहुत सारी स्पीशीज हैं, जहां जहां मैं आगे बढ़ता गया वहां वहां उतने एरिया में मुझे स्पीशीज में वेरिएशंस देखने को मिलते गए। तो ही ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन
richness get increased with the explored area is increased but only up to a limit, एक particular limit तक ही. Of course, जैसा मैंने आपको पहले ही बता चुका है बच्चों. So the relationship between the species richness and area for the number of taxa like angiospermic plants या फिर fresh water fishes होगी, birds होगी, found to be rectangular hyperbola. तो इसका जो आपका ग्राफ है वो कैसा है, rectangular hyperbola शेप का है. वो मतलब आपका जो ग्राफ इसने बनाया वो यही बताया कि जैसे जैसे मैं ट्रेवल करता गया, ऑफ कोर्स पहले मुझे ज़्यादा स्पीशीज़ देखने को मिली, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता गया वहाँ आगे जाते 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 मुझे स्पीशीज़ जो है वो लिमिटेड होती गई. ठीक है, जो मैंने आपको अभी बता दिया. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब यार क्या कारण हो सकता है? ठीक है, तो यार देखो बहुत सारे और भी आए है ना साइंटिस्ट, उनने यही बोला गया कि यार जैसे अब नॉर्मल चीज़ है ना, अब जैसे बोलने का एक तरीका होता है यार बच्चों, है ना. जैसे आप समझो कि तुमने बोला कि मैम मतलब जिसने अलेक्जेंडर ने जैसे कि बोल दिया कि जैसे जैसे मैं जाता गया वैसे वैसे मुझे जो है स्पीशीज़ जो है वो लिमिटेड होती हुई नजर आई. तो फिर मतलब बाकी ऐसे बोलेंगे कि हाँ जहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ थी मतलब वहाँ पे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कम था. ऐसे बहुत साइंटिस्टों ने आके ये बात भी बोली गई है. ठीक है, लेकिन कारण क्या है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का? कारण क्या है सबसे पहले तो वो जान लेते हैं. भैया पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट. कहीं ना कहीं हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है और स्पीशीज़ की पॉपुलेशन कम होती जा रही है. अब यार डिफॉरेस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं रीज़न है. डिफॉरेस्ट्रेशन क्यों किया जाता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इन सारी चीज़ों के कारण. तो ये भी रीज़न है कहीं ना कहीं कि भाई ये सारी चीज़ें जो है किसका कारण बनती जा रही है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का बच्चों. ठीक है, कॉलोनी फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जहां वो जगह उनकी रहने की है वहां हम जा जा के रह रहे हैं. आज भी अभी देखो धीरे धीरे करके ना ग्रोथ तो हो ही जा रही है, मतलब जहां उनको रहना चाहिए वहां कौन जाके रह रहा है? कॉलोनीज का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके कारण वो लोग धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है स्पीशीज. ठीक है, सो कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय द ह्यूमंस. ठीक है, एक सेकेंड. बाय द ह्यूमंस हैज लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ द नेटिव बर्ड्स. भैया जो जगह बेचारी उन बर्ड्स की रहने की है वहां पे एक फॉर्मेशन क्या हो रहा है? कॉलोनी फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके कारण वो क्या हो रही है? धीरे धीरे करके एक्सटेंट होती जा रही है. So 15,500 species are facing the threats all around. At now 31% of the gymnosperm, 32% of the amphibians and 12% birds and 23% of the mammals face the threat. यार इतने लोगों को दिक्कत हो रही, इतना परसेंटेज जो बताया गया है वो यही बताया गया है कि जस्ट बिकॉज ऑफ अस, कहीं ना कहीं हमारे कारण भी इनको दिक्कतें आई जा रही हैं. सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या क्या काम कर रहा है? डिक्रीज इन दी प्लांट प्रोडक्शन. हम तो बढ़ते जा रहे हैं, अब हम डिपेंड किस पे रहेंगे? हम भी तो डिपेंडेंट है ना. अब जैसे मानो चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन, तो कहीं ना कहीं इन्हीं स्पीशीज पे डिपेंड है, तो खाएंगे तो अल्टीमेटली इन्हीं कोई. तो भाई बात तो वही कही गई है कि डिक्रीज इन दी प्लांट प्रोडक्शन. ऊपर से हम इनको काटे भी जा रहे हैं, है ना. जो इतने सारे ट्रीज हैं इसको कट करके क्या बना रहे हैं? कॉलोनीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन सब करे जा रहे हैं. तो सीधी सी बात है ये क्या हो रहा है? प्लांट का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है. लेस रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंट डिस्टर्बेंस सच एज ड्रॉट, है ना. ड्रॉट के भी कारण भी होता है. ठीक है, सूखा जो पड़ जाता है. इंक्रीज इन द वेरिएबिलिटी इन द इकोसिस्टम प्रोसेस लाइक प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है. किसका कारण है ये? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डिजीज साइकिल एक्सेट्रा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. लास्ट हम बच्चों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन. तो हैबिटेट लॉस मतलब कि भाई जो उनका खुद का हैबिटेट है वो खत्म होता जा रहा है. क्यों? क्योंकि उनकी जगह तो हम लिए जा रहे हैं. ठीक है, वो अपना जो अपना घर है उसको वो उनको छोड़ना पड़ रहा है, जिसके कारण जो है ये सारी चीज़ें हो रही है. ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हर चीज़ को तो हम इतना ओवर यूज़ करे जा रहे हैं, जिसके कारण उनके घर खत्म होते जा रहे हैं. ठीक है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारी चीज़ें. फिर उसके बाद एलियन स्पीशीज इन्वेजन. कभी कभी बच्चों ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ इंडिया पाकिस्तान की, ठीक है, तो यार इंडिया पाकिस्तान में क्या होता है, मान लो कोई पाकिस्तान की स्पीशीज़ है वो उड़ उड़ के यहाँ आ रही है ना. जैसे हम साइबेरियन क्रेन का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कभी कभी. तो यार वहाँ पे उनकी बर्ड्स या फिर उनकी स्पीशीज़ यहाँ आ रही है, और फिर वो क्यों आ रही है? क्योंकि वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है.
जिसके कारण वो अपनी मेन जगह छोड़ के इधर आ रही हैं, फिर भले से ही कुछ टाइम बाद फिर वो वापस चले जाए, अब वो एक से दूसरी जगह जा रही है, जिसके कारण वो चीज़ कैसी होती जा रही है बच्चों, खत्म होती जा रही है। एंड को एक्सटेंशन मतलब वही खत्म ही हो रही है, सीधी सी बात है। हम सोचते हैं कि नहीं यार ये बच जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीज़ क्या हो जाती है बच्चों, खत्म हो जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी में इस पूरे चैप्टर में हमने ये चीज़ देखी यार कि बायोडाइवर्सिटी में हमारा 12 मेगा डाइवर्सिटी में इंडिया तो है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो हमें क्या देखने को मिलती है, ख़त्म भी हो रही हैं। बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके लिए फेवरेबल भी है, लेकिन अल्टीमेटली हमारे ही कारण वो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। और हमें ये भी पता है एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में, एक टर्म है एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है कि यार ऐसी स्पीशीज जो पर्टिकुलर एक ही जगह पे पाई जाती है, जैसे वो एक सींग वाला गेंडा, ठीक है, जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलता है, ठीक है, वो वहीं देखने को मिलता है, उसके अलावा वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब सोचो ये गिनी चुनी चीज़ें उसी एरिया में देखने को मिल रही है, और अगर वो ही एक्सटेंट हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स बहुत सारी स्पीशीज जो है वो खत्म होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। अब इसी पे ही बेस्ड एक और चीज़ बता देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो यार ये जो है कंजर्व करने के तरीके, ठीक है, तो इन सीटू मतलब इन हाउस की बात करते हैं और एक्स सीटू मतलब बाहर। सो कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इट्स नेचुरल हैबिटेट। इन सीटू मतलब कि यार उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पे वो कंफर्टेबल रहें, उनको हम भी कंजर्व करके रहें, प्रॉपर उनको खाना वगैरह हर एक चीज़ मिले, ठीक है। हेल्प्स इन दी रिकवरिंग पॉपुलेशन, हेल्पिंग देम टू डेवलप देयर दी डिस्टिंक्टिव फीचर्स, ठीक है। एग्जाम्पल आपका नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यार यहाँ पे आप समझो कि यार यहाँ पे कहानी सिर्फ इतनी सी है ना कि उनके लिए ये चीज़ क्रिएट की जाती है। जैसे आप नेशनल पार्क्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, अलग अलग नेशनल पार्क होते हैं। तो नेशनल पार्क में क्या होता है कि इनको क्या अच्छे से कंजर्व करके रखा जाता है ताकि यार ये अच्छे से रह सके, है ना, और ये एक्सटेंड ना हो, उनको कोई तकलीफ ना हो। अब वहीं पे मैं XC2 की बात करती हूँ, जैसे कि बॉटनिकल जूलॉजिकल पार्क या सफारीज, वहाँ पे इनको क्या खुला छोड़ दिया जाता है, अपनी हंटिंग करो, अपना खाना खुद देखो, है ना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, XC2। सो कंजर्वेशन ऑफ सिलेक्टेड rare plants and animals outside their habitat and helps in recovering population in order to prevent their extinction। अगेन वही वाली बात है, स्पेलिंग थोड़ी सी एक्सटेंशन की देख लेना, एक्सटेंशन, ठीक है। तो यार यहाँ पे हो जाता है कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। तो यार ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है बच्चों इन C2 एंड XC2 का, ठीक है। हो सकता है 2 नंबर में यही क्वेश्चन आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, तो पता रहना चाहिए। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, MCQ बेस्ड है, आपके थियोरिटिकल बेस्ड है, तो आपको पता होना चाहिए यार, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मेक श्योर ये क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ मैं। सो द IUCN, ठीक है, रेड डेटा, आपको पता होगा यार, इसको हम रेड डेटा बुक भी बोलते हैं, जहां पे सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है स्पीशीज के बारे में, ठीक है। 2004 in the last 500 year documents the extinction of the nearly 784 species include the 359 invertebrates, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये invertebrates के बारे में। Which one of the following group faces maximum threats of extinction? That is amphibians. The 6th extinction in progress currently is different from all the previous extinction on Earth as it is 100 to 1000 times faster, ठीक है। Then the most important cause of biodiversity loss, इन सब में से सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, हैबिट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। फिर असर्शन रीजन भी दिए हैं कुछ बच्चों, communities that comprises of more species tends to be more stable, a higher number of species result in less year to year variation in the total biomass, ठीक है। तो आपका आंसर इज A इज द करेक्ट आंसर, है ना, असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, which of the 3 forest, temperate, mangroves and tropical evergreen is more vulnerable to the invasion by the outside animals and plants?
तो ट्रॉपिकल ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट इज मोर वल्नरेबल टू द इन्वेजन outside the animals and plants because of the occurrence of the suitable environment condition and the highest resource availability। यहाँ पे ये चीज़ जो है वो availability resources बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इन C2 और XC2 में तुमसे डिफरेंसेस पूछा जा सकता है, तो मेक श्योर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग बहुत ध्यान से करना, ठीक है यार। ओवरऑल ये चैप्टर ना सिर्फ 2 नंबर का है, लेकिन 2 नंबर में भी कुछ चीज़ें ऐसी पूछ ली जाती है जहाँ पे आप ऐसे हो जाते हो अरे ऐसा भी होता है, ठीक है। तो यार इसको बहुत ही ऐसे हल्के पतले में मत लेना, इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा ईजी है और मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझा ताकि आप अपनी लैंग्वेज में वो चीज़ लिख सको, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना एग्जाम में जाने से पहले ताकि तुम्हारे 2 नंबर एकदम सिक्योर हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय।